Welcome back to all of you guys. So welcome in another video of MS Biology. If you are preparing for KVS PGT Biotechnology, so this video is just for you because in this video I am going to discuss about the lipid metabolism, which is one of the most important topic of biochemistry in your syllabus, that is the KVS PGT Biotechnology, right? So आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लिपिड मेटाबॉलिज्म के बारे में। यहाँ से जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं जनरली वो क्या क्या है उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और वन थिंग मोर, अगर आप केवीएस पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी के प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन क्लास से जोड़ने के लिए, तो आपको इस नंबर पे कॉल करना है या मैसेज करना है, दैट इज 8318917792 पे। आप इस पे अपनी मैसेज या कॉल करके आप अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं, क्लास के टाइमिंग को लेकर के, क्लास के शेड्यूल को लेकर के, क्लास के ऑनलाइन क्लास की अवेलेबिलिटी को लेकर के। ये सारी क्वेरी आपके वहाँ पे सॉल्व की जाती है। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को लिपिड मेटाबॉलिज्म के लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है बायोकेमिस्ट्री का। सो लिपिड के बारे में जहाँ पे भी आपको सुनने को मिलेगा, दैट मीन जहाँ पे भी आपने पढ़ रखा होगा लिपिड्स क्या है, तो उसके लिए सबसे पहला जो ख्याल आपके मन में आता है वो क्या है कि लिपिड एक ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि उनके वाटर में क्या होती है, उनकी सॉल्युबिलिटी नहीं होती, राइट? मींस वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो टेक्निकली इनका जो नेचर होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, दैट मींस ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं और इनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में नहीं होती है। जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक एज अ बेंजीन हो गया, लाइक एज ईथर हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया या टोल्यूइन हो गया, इन सब में क्या होते हैं, ये सॉल्युबल किए जाते हैं। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनकी सॉल्युबिलिटी बनती है, जबकि वाटर में सॉल्युबिलिटी इनकी नहीं होती है। लिपिड मॉलिक्यूल्स की जो सॉल्युबिलिटी होती है, उनके जो कार्बन की लेंथ होती है, जो फैटी एसिड के चेन होता है उसके लेंथ पे भी काफी कुछ क्या करता है, डिपेंड करता है। तो सॉल्युबिलिटी के लिए यहाँ पे दो फैक्टर हैं, पहले आप उनको देख लीजिए कि सॉल्युबिलिटी किस तरीके से इनकी डिपेंड करती है। ओके, तो सॉल्युबिलिटी के लिए क्या है, यहाँ पे दो फैक्टर है। नंबर पहला है दैट इज द लेंथ ऑफ कार्बन चेन, जो भी आपका हाइड्रोफोबिक की हाइड्रोफैटिक एसिड जो चेन होगी उसमें लेंथ ऑफ कार्बन ये आपको दिखा जाता है। और दूसरा देखा जाता है प्रेजेंस ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ये आपके दो फैक्टर होते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो फैटी एसिड्स होता है वो दो यूनिट्स में से मिलकर के बना हुआ होता है। आपका एक हाइड्रोफोबिक क्या होता है, चेन होता है जिसमें आपके हाइड्रोकार्बन होते हैं और यहाँ पे एक क्या होता है, आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वजह से स्लाइटली ये क्या होते हैं आपके, दैट इज द सॉल्युबल भी कहे जाते हैं। ये ग्रुप आपका क्या कहलाता है, दैट इज द पोलर, जो कि हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। और ये वाला आपका जो हाइड्रोकार्बन चेन होता है उसे आप क्या बोलते हैं, नॉन पोलर, जो कि आपका हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, राइट? तो अगर किसी फैटी एसिड में कार्बन की संख्या अगर आपकी बढ़ती जाती है तो उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, घटती जाती है। तो सॉल्युबिलिटी का जो रिलेशन है कार्बन के लेंथ में वो कैसा है, दैट इज द इनवर्सली रिलेशन में आता है। तो सॉल्युबिलिटी इज रेसिप्रोकल टू द लेंथ ऑफ द चेन या लेंथ ऑफ द कार्बन, राइट? तो कार्बन का संख्या अगर आपका क्या होगा, बढ़ता जाएगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, आपकी घटती जाएगी। सपोज अगर कोई 16 कार्बन का कंपाउंड है, कोई 18 कार्बन का कंपाउंड है, तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा किसकी होगी, 16 वाले की, क्योंकि कार्बन की संख्या वहाँ पे क्या है, कम है। वैसे ही अगर आपका कोई भी हाइड्रोकार्बन का जो ये चेन आपका लगा हुआ फैटी एसिड में, अगर ये सबके सब सिंगल बॉन्डेड होंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी अलग होगी। और अगर यहाँ पे ये सिंगल के बजाय डबल या फिर ट्रिपल बॉन्डेड अगर हो जाएंगे तो उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, अलग होगी। तो क्या अलग होगी, जितने भी ऐसे हाइड्रोकार्बन चेन मतलब जो कि फैटी एसिड भी पाए जा रहे हैं जहां पे डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है उसको आप अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के नाम से जानते हैं। तो उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द सैचुरेटेड वाले की। तो यहाँ पे आपका एक कॉन्सेप्ट निकल करके आया कि जो सैचुरेशन है दैट मीन सॉल्युबिलिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, दैट इज द अनसैचुरेशन के। मींस जितना ज्यादा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे उतना ज्यादा उसकी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी होगी। तो ये भी सवाल आपसे कभी कभी पूछे जाते हैं सॉल्युबिलिटी को लेकर के। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो सॉल्युबिलिटी है वो कार्बन के लेंथ पे, मतलब हाइड्रोफोबिक जो चेन हो रही है उसके लेंथ पे डिपेंड करेगा, साथ साथ उस पे नंबर ऑफ प्रेजेंस जो सिंगल एंड डबल बॉन्ड होंगे उस पे भी क्या करता है, डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट जो आपसे पॉइंट क्या कह रहा है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन। तो कभी कभी आपसे ये स्टेटमेंट पूछ दिया जाता है कि जो लिपिड मॉलिक्यूल होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल क्यों नहीं होते। तो उनके लिए पीछे रीजन क्या है, दैट इज उनके जो हाइड्रोफोबिक जो चेन होती है उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। मतलब ये वाली चेन जो इस तरीके से आपको दिखाई देती है, तो ये जो चेन होती है उसे आप क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन चेन या हाइड्रोफोबिक इन नेचर। लिपिड्स कोई पॉलीमर नहीं होता है, जैसा कि आपको बहुत बार भी बता चुका हूं पहले ही कि जिस तरीके से लिपिड, जिस तरीके से न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन या फिर आपके कार्बोहाइड्रेट आपके पॉलीमर होते हैं, उस हिसाब से आपका लिपिड कोई पॉलीमर नहीं होता है।
राइट। लिपिड का आपके बायोलॉजिकल सिस्टम में कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, उनको आप देख लीजिए यहाँ पे, जहाँ से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो लिपिड आपका मेटाबॉलिक फ्यूल के रूप में भी काम कर सकता है, जहाँ पे भी जैसा कि आप जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट आपका सबसे फर्स्ट प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, उसके बाद क्या होता है आपका लिपिड होता है, उसके बाद क्या होता है आपका प्रोटीन होता है। तो लिपिड भी आपका एक मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए क्या कर सकता है, एनर्जी का काम कर सकता है, एनर्जी सोर्स के लिए। दूसरा आपको दे रखा है ट्रांसपोर्ट फॉर्म ऑफ मेटाबॉलिक फ्यूल्स, जो भी आपके मटेरियल को सेल्स के से इनसाइड या सेल्स के आउटसाइड में अगर आपको ले जाना है, तो उसके लिए आपका जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का सिस्टम होता है, उस सिस्टम के थ्रू आपके जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो भी आपका कभी कभी लिपिड क्या करता है, प्रोवाइड करता है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये आपका क्या होता है, लिपिड का जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं, मतलब जो मेम्ब्रेन होती है उसका सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स माना जाता है, राइट। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इनका क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है, दैट इज यहाँ पे आपने देखा कि ये स्टोरेज फ्यूल का रूप में भी काम कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के रूप में भी काम कर सकते हैं, और किसी भी मेम्ब्रेन का जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है, दैट मींस मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर्स होता है उसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट भी ये होते हैं, राइट। तो इस तरीके से आपने देखा कि इनका फंक्शंस क्या होता है। सवाल आपसे पूछा जाता है सपोनिफिकेशन नंबर क्या होता है और ये किस चीज को क्या करता है, बताता है, क्या इंफॉर्मेशन आपसे इससे मिलती है। तो बेसिकली लिपिड के केस में सपोनिफिकेशन जो नंबर होता है वो क्या करता है, किसी भी फैटी एसिड का या किसी भी फैट का एवरेज मॉलिक्यूलर वेट क्या करता है, निकालने के लिए यूज किया जाता है। तो सैफिनिफिकेशन नंबर से आप किसी भी मॉलिक्यूल्स का, किसी भी फैट के मॉलिक्यूल का एवरेज जो है वेट वो निकाल सकते हैं, ये इसके लिए इन्फॉर्मेशन देता है। दूसरा आता है आयोडीन नंबर। आयोडीन नंबर क्या बताता है आपको, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, कि कितना ज्यादा कोई फैटी एसिड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, उसी चीज को बताने के लिए जो नंबर दिया जाता है उसे आप क्या बोलते हैं, आयोडीन नंबर। ये कई बार आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं, आयोडीन नंबर आपको लिपिड के केस में क्या बताता है, राइट। तो इस हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद लिपिड के मॉलिक्यूल्स का कन्फॉर्मेशन जो होता है उसके उससे रिगार्डिंग भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें से सबसे तीन जो टर्म है वो ज्यादा फेमस होते हैं, दैट इज द लाइपोसोम, मिसल्स एंड बाइलेयर शीट। ये तीनों ही आपसे एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो इनका क्या कॉन्सेप्ट होता है पहले हम इनको देख लेते हैं, और किस तरीके से आपसे सवाल बनते हैं ये भी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, तो जब भी लिपिड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, सपोज आप स्ट्रक्चर देखे हुए होंगे कि लिपिड के मॉलिक्यूल्स का इस तरीके से कि ये इनका क्या होता है, हेड रीजन होता है, ये वाला हेड रीजन है, और ये इनका क्या होता है, टेल रीजन होता है, राइट। तो इन्हीं लिपिड के मॉलिक्यूल्स का जब वाटर में क्या किया जाता है, डिसॉल्व किया जाता है, मतलब वाटर में के कांटेक्ट में अगर जब ये आते हैं तो वो अपने आप को किस तरीके से एग्रीगेट करते हैं, किस तरीके से रीअरेंज करते हैं, उन्हीं अरेंजमेंट के बेसिस पे क्या किया जाता है, ये टर्म दिए जाते हैं। सो मिसल्स का मतलब होता है कि जब ये लिपिड के सिंगल लेयर जो मॉलिक्यूल्स, जो लिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं, जब ये सिंगल लेयर का फॉर्मेशन करें कुछ इस तरीके से कि जितने भी इनका हाइड्रोफिलिक वाला रीजन है, ये जो व्हाइट में आपको दिख रहा है बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स, ये हाइड्रोफिलिक रीजन है। तो हाइड्रोफिलिक वाला जो रीजन होगा वो वाटर के क्या होगा, कांटेक्ट में होगा, जबकि जो ये आपको डार्क येलो कलर दिखाई दे रहा है ये कैसा आपका हाइड्रोफोबिक रीजन है। तो हाइड्रोफोबिक वाले रीजन क्या होंगे, वो वाटर के कांटेक्ट में नहीं होंगे, मींस वाटर से पूरी तरीके से क्या होंगे, एकदम उसके वेसिनिटी में होंगे, मतलब वहां से उसका एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। तो अपने आप को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि वो मिनिमम से मिनिमम एरिया कवर करें और मिनिमम से मिनिमम वाटर से क्या हो सके, एक्सपोज हो सके। तो ये वाला जो आपका व्हाइट वाला एरिया है वो वाटर से एक्सपोजर वाला एरिया है, मीन वाटर यहाँ पे प्रेजेंट है, और जबकि ये वाला जो रीजन है कैसा होगा, हाइड्रोफोबिक रीजन होगा, जो कि वाटर से एक्सपोज नहीं होंगे। तो जब लिपिड के मॉलिक्यूल्स सिंगल लेयर में अगर इस तरीके का फॉर्मेशन करते हैं कि हाइड्रोफोबिक जो रीजन हो सब अंदर की तरफ हो और हाइड्रोफिलिक जो फिलिक जो रीजन हो वो बाहर की तरफ हो, तो उसे आप क्या बोलेंगे, दैट इज द मिसल्स फॉर्मेशंस बोलते हैं। वही चीज जब आपका डबल लेयर का फॉर्मेशन हो जाए, मतलब इस तरीके से लिपिड के मॉलिक्यूल्स अरेंज हो जाए, एक लेयर आपकी ये हो जाए, दूसरी वाली लेयर आपकी ये हो जाए, तो इस तरीके से अगर आपका अरेंजमेंट हो जाएगा तो सर्कुलर के फॉर्म में, तो उसको आप क्या बोलते हैं, दैट इज द लाइपोसोम्स के नाम से जानते हैं, राइट। तो लाइपोसोम्स का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे भी आपका वो रीजन है जो कि वाटर के साथ में क्या है, सॉल्युबल है, यहाँ पे भी आपका रीजन है जो कि वाटर के साथ में क्या है, सॉल्युबल है। सिर्फ ये वाला जो एरिया है वो आपका कैसा है, वाटर इनसॉल्युबल होता है, राइट। तो ये आपका लाइपोसोम क्या होता है, डबल मींस बाई लेयर का लिपिड का अरेंजमेंट होता है, जबकि मिसल्स क्या होता है आपका सिंगल लेयर का क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। और ये दोनों स्ट्रक्चर कैसे हैं, सर्कुलर के फॉर्म में।
और यही जब बाई लेयर आपका लीनियर के फॉर्म में अरेंज हो जाए, जिसमें अपर वाला रीजन भी कैसा हो, हाइड्रोफिलिक हो, और नीचे वाला भी रीजन कैसा हो, हाइड्रोफिलिक हो, जबकि यहाँ पे बीच वाला क्या हो आपका हाइड्रोफोबिक हो, तो उसको आप क्या बोलते हैं, दैट इज द बाई लेयर शीट के फॉर्म में बोलते हैं। तो आपसे सवाल यही पूछा जाता है कि लाइपोसोम्स क्या रिप्रेजेंट करता है, सिंगल लेयर ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स या डबल लेयर ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स, या आपसे ये भी पूछा सकता है कि उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोफोबिक किधर होंगे, हाइड्रोफिलिक किधर होंगे। तो आपको ध्यान में रखना है कि लाइपोसोम्स जो होते हैं वहां पे जो फिलिक रीजन होता है वो दो तरफ दिखाई देते हैं, एक तो आपका आउटर साइड में और एक आपका क्या होगा सेंट्रल रीजन में, जबकि मिसल्स में ऐसा कोई स्ट्रक्चर आपको दिखाई नहीं देता है, राइट। तो ये आपका है क्या है लिपिड का क्लासिफिकेशन, लिपिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस तरीके से क्लासिफाई किए जाते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक लिपिड का मॉलिक्यूल जो होता है वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल से मिलकर के बने होते हैं। फैटी एसिड आपका जो सैचुरेटेड भी हो सकता है, जहाँ पे कार्बन हमेशा सिर्फ सिंगल सिंगल बॉन्डेड होगा, जबकि अनसैचुरेटेड में कार्बन डबल बॉन्ड भी हो सकता है या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी पाया जा सकता है। तो इस तरीके के फैटी एसिड्स को हम क्या बोलेंगे, दैट इज द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। और ग्लिसराइड्स जो होंगे वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं, और इसके बाद फॉस्फोग्लिसराइड्स भी हो सकते हैं, जहाँ पे फॉस्फेट का क्या होगा कंस्टिट्यूएंट्स जुड़ा हुआ होगा। सो लिपिड के मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे फिर से फर्दर क्लासिफाई किया जा रहा है। नॉन ग्लिसराइड्स में मींस ऐसा लिपिड जहाँ पे फैटी एसिड तो होगा बट वहाँ पे ग्लिसरॉल नहीं होगा, वहाँ पे दूसरे कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, लाइक स्पिंगोसिन होगा, स्पिंगोमाइलिन होगा, ये सब सारी चीजें होंगी। तो ये एग्जांपल आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है नॉन ग्लिसराइड लिपिड्स में, तो उसमें एग्जांपल्स क्या आएगा आपका, स्पिंगोलिपिड आता है, और स्पिंगोमाइलिन, या फिर ग्लाइकोलिपिड्स, या फिर स्टेरॉइड्स, या फिर वैक्सेस, ये सारे एग्जांपल्स आपके आते हैं किसमें, नॉन ग्लिसराइड लिपिड्स में। और आपका ये जो लिपिड्स होगा वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, और कॉम्प्लेक्स एग्जांपल किसका, दैट इज द लाइपोप्रोटीन, मींस लिपिड के साथ में प्रोटीन के कंस्टिट्यूएंट्स भी जब जुड़े हुए होंगे उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज द लाइपोप्रोटीन्स के नाम से जानते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि लिपिड का जो क्लासिफिकेशन वो क्या है। ये आपको स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है, दैट इज आपके फैटी एसिड्स का, जहाँ पे फैटी एसिड्स में ये वाला जो ग्रुप होता है, जहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, वो आपके पोलर ग्रुप के नाम से भी जाने जाते हैं। यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि ग्लिसरॉल का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल से क्या होता है, जो हाइड्रोफोबिक जो आपकी चेन होती है, दैट इज फैटी एसिड की, वो आपकी जुड़ी हुई होती है, जो कि सैचुरेटेड भी हो सकती है और अनसैचुरेटेड भी हो सकती है। यहाँ पे आपको ये दिखाया जा रहा है, दैट इज द डबल बॉन्ड, जिसकी वजह से हमेशा आपने देखा होगा कि फैटी एसिड का एक जो लेग होता है वो ऐसे टेढ़ा हुआ रहता है। तो टेढ़ा होने के पीछे का रीजन क्या है, दैट इज द अनसैचुरेशन। ओके, सो नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग, देखते हैं लिपिड के मेटाबॉलिज्म में और भी क्या चीजें हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ लिपिड्स होते हैं जिनके बारे में आपसे एग्जाम में बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। इसमें नंबर पहला आपका क्या है, दैट इज द फॉस्फोलिपिड। तो ये आपके किसी भी, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो, प्लांट हो, एनिमल्स हो, किसी भी मेम्ब्रेन पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पाए जाने वाले सबसे ज्यादा फॉर्म में जो लिपिड है वो क्या है, दैट इज द फॉस्फोलिपिड होता है, राइट। और फॉस्फोलिपिड्स दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, दैट इज द ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स और स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स। इनका क्या यूज है और किस तरीके से डिफर होते हैं यहाँ पे हम लोग देखेंगे। फॉस्फैटिक एसिड जो होता है वो सारे ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स के लिए प्रिकर्सर का काम करता है, दैट मींस सारे के सारे जो आपके ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स होंगे वो किससे मिलकर के बने होंगे, फॉस्फैटिक एसिड से। कई बार आपसे ये भी एग्जाम में सवाल पूछा गया है कि कौन सा इसमें प्रिकर्सर का काम करता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फॉस्फोलिपिड्स है वो आपका दो टाइप में डिवाइड किया जा रहा है, दैट इज द ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स में और फॉस्फोस्फिंगोलिपिड्स में। तो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स में क्या है, ग्लिसरॉल रहेगा, दो आपके क्या होंगे, फैटी एसिड्स होंगे, जबकि यहाँ पे क्या होगा, आपका फॉस्फेट और अल्कोहल ग्रुप जुड़े हुए होंगे। यहाँ पे अगर आप देखिए स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स में या फॉस्फोस्फिंगोलिपिड्स में, तो यहाँ पे ग्लिसरॉल की जगह पे क्या है, स्फिंगोसिन है, राइट। और यहाँ पे सिर्फ एक फैटी एसिड है, जबकि यहाँ पे क्या है, आपका दो फैटी एसिड्स पाया जाता है। यहाँ पे लिंकेज से सवाल आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पे लिंकेज क्या होते हैं। तो ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के बीच का जो लिंकेज होगा कैसा होगा, दैट इज द एस्टर बॉन्ड होगा। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपसे सवाल यहाँ पे पूछा जाता है, एस्टर बॉन्ड। जबकि यहाँ पे दोनों जो होंगे वो क्या होंगे, आपके फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड। और यहाँ पे अगर बात करें हम स्फिंगोलिपिड्स में, तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज द अमाइड बॉन्ड, अमाइड लिंकेज या अमाइड बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। और जो आपका यहाँ पे होगा वो सेम आपका रहेगा, दैट इज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, राइट। तो इस तरीके से आपने देखा कि फॉस्फोलिपिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे कौन कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं। बॉन्ड को आप जरा फोकस कीजिए क्योंकि यहीं से सवाल आपसे पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ये जो आपके फॉस्फोलिपिड्स होते हैं उन पे यहाँ पे जो आपका ये अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है, अगर इसको यहाँ पे एक्स मान लिया जाए तो इनके एक्स के बेसिस पे रिप्लेस होने के बेसिस पे इनका नाम अलग अलग हो सकता है। अगर यहाँ पे एक्स की जगह पे एच होगा तो इसे क्या बोलेंगे, फॉस्फेटिक एसिड। अगर कोलिन होगा तो इसे क्या बोलेंगे, फॉस्फेटाइलकोलिन। तो ये आपका जो टेबल है वो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस तरीके का, आपसे यही सवाल पूछा जाता है कि जो फॉस्फेटाइल सेरीन होता है उसमें जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो ग्रुप का नाम क्या है, दैट इज द सेरीन, राइट। तो इस तरीके से सवाल आपसे यहाँ से बनते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है स्पिंगोलिपिड्स। तो स्पिंगोलिपिड्स आर द मोस्टली फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरल टिश्यूज। जितने भी न्यूरॉन सेल्स होते हैं, न्यूरॉन सेल्स के मेम्ब्रेन पे पाए जाने वाले जो सबसे ज्यादा आपके लिपिड्स होंगे वो क्या होंगे, दैट इज द स्पिंगोलिपिड्स जो है वो माने जाते हैं। स्पिंगोलिपिड्स में जैसा कि आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर कि यहाँ पे स्पिंगोसिन होता है, दैट मीन्स ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपका क्या है, स्पिंगोसिन का है। और इसके बाद आपका यहाँ पे क्या है, फैटी एसिड्स होता है। तो फैटी एसिड्स और स्पिंगोसिन के बीच का जो बॉन्ड होगा क्या होगा, एमाइड बॉन्ड होगा, जैसा कि मैंने पहले आपको यहाँ पे बता दिया। इसके बाद आपका आता है ग्लाइकोलिपिड्स। तो इनका जो ग्लाइकोलिपिड्स का जो मेन रोल है वो क्या है, दैट इज द लिपिड बाइलेयर की स्टेबिलिटी को क्या करता है, मेंटेन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि विच फॉर्म ऑफ अ लिपिड मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ अ लिपिड बाइलेयर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। तो ये इसका काम क्या है, दैट इज द ग्लाइकोलिपिड्स का। ग्लाइकोलिपिड जो होती है वो लिपिड बाइलेयर के स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है, साथ साथ सेल को रिकॉग्निशन मींस पहचानने में भी क्या करता है, ये रोल प्ले करता है। जब आप पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी और वहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा सेल सिग्नलिंग, या फिर आपको इम्यूनोलॉजी अगर पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पर आप देखेंगे कि सेल रिकॉग्नाइज करने के लिए ग्लाइकोलिपिड्स किस तरीके से यूज होते हैं। तो ग्लाइकोलिपिड्स का भी यहाँ पे क्लासिफिकेशन है जिसको देख सकते हैं ग्लाइकोलिपिड्स किस तरीके से है। तो ग्लाइकोलिपिड्स भी ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स में क्लासिफाई किया जाता है। इसके बाद फिर ग्लिसरोलिपिड्स में या ग्लाइकोग्लिसरोलिपिड्स में भी क्लासिफाई किया जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसमें स्फिंगोसिन है, यहाँ पे क्या है आपका ग्लिसरॉल है। तो इस तरीके से आप इनके स्ट्रक्चर्स को भी समझते रहिए और इनके बॉन्ड को भी अच्छे तरीके से बना के रखिए। और इसके बाद यहाँ पे और भी कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिपिड्स हैं, दैट इज द ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स, जो कि न्यूरल टिश्यूज में लाइक इंक्लूडिंग ब्रेन में भी हाई अमाउंट ऑफ ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड जो होते हैं वो पाए जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल, यहाँ से भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कोलेस्ट्रॉल जो होता है वही मेम्ब्रेन के फ्लूइडिटी को क्या करता है, मेंटेन करता है। ये CSIR एग्जाम में और PGT एग्जाम में दोनों में सवाल ये पूछे जा चुके हैं कि कौन कंपोनेंट है जो कि मेम्ब्रेन के फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है। जैसा कि आप जानते हैं फ्लूइड मेजर मॉडल हमको यही बताता है कि जो आपके मेम्ब्रेन होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्लूइड के फॉर्म में होते हैं। तो उसकी फ्लूइडिटी मेंटेन करने के लिए कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। साथ साथ ये कई सारे सेक्स हार्मोन का भी क्या होता है, सिंथेसिस करता है। मींस सेक्स हार्मोन जो होते हैं लाइक प्रोजेस्टेरॉन या टेस्टोस्टेरॉन, ये कोलेस्ट्रॉल से मिलकर के क्या होते हैं, बने होते हैं। स्टेरॉयड, कई बार आप लोगों ने नाम इसका सुन रखा होगा, जो कि आपका एक मेजर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के रूप में क्या करता है, काम आता है, राइट। तो सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, लाइक सेकेंडरी मैसेंजर जो होते हैं वो आपके सेल्स में फर्दर जो कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होने वाली होती है उसको उसमें क्या करते हैं, ये यूज आते हैं। जैसे लाइक एज अगर हम लोग बात करें तो डैक का नाम आपने सुना होगा, और IP2 का भी नाम आपने सुना होगा, या IP3 का नाम आपने सुना होगा। ये आपके क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर की कैटेगरी में आते हैं। डैक का मतलब होता है डाइएसाइल ग्लिसरॉल, या फिर इसका मतलब होता है आइनोसिटाल 154 ट्राइफॉस्फेट, ये दोनों ही। और ये जो मॉलिक्यूल होता है वो कैल्शियम के कंसंट्रेशन को बढ़ाने में क्या करता है, हेल्प करता है, राइट। तो इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके फॉर्म्स हैं। ट्राइग्लिसराइड ग्लिसरॉल जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लिपिड माना जाता है, और ये स्टोरेज और एनर्जी के फॉर्म में क्या करता है, यूज होता है। फैटी एसिड, जैसा कि आप जानते हैं कि ये आपके हाइड्रोकार्बन चेन से मिलकर के बने होते हैं, और ये प्रिकर्सर्स होते हैं सभी लिपिड मेम्ब्रेन और कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस के लिए, राइट। बाइल सॉल्ट जो कि लिपिड के डाइजेशन में क्या करता है, हेल्प करता है, और उनके छोटे छोटे पार्ट को या छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, इंटेस्टाइन में ऑब्जर्व कराने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। इकोसोनाइड्स, ये जो कि 12 कार्बन 20 कार्बन के क्या होते हैं, लिपिड्स मॉलिक्यूल्स माने जाते हैं, और ये आपकी बॉडी में इनका बड़ा मेजर क्या होता है, रोल होता है। जैसे ये आपके बॉडी में क्या करते हैं, यूज फॉर द सेल सिग्नलिंग के मॉलिक्यूल्स के रूप में यूज किए जाते हैं। मतलब ये सेल को एक दूसरे से कम्युनिकेट कराने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, राइट। तो आपने देखा कि बेसिकली लिपिड का जो मॉलिक्यूल्स है वो किस तरीके से क्या क्या रोल प्ले कर सकता है, डिफरेंट, और लिपिड का जो स्ट्रक्चर है उसके लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट आप यहाँ पे कीटोन बॉडीज से भी सवाल आपसे पूछा जाता है, कीटोन बॉडीज क्या होते हैं। नॉर्मल कंडीशंस में हमारी बॉडी में लिपिड का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता रहता है, लेकिन जब आप डेली बेसिस पे लिपिड के कंटेंट या लिपिड मॉलिक्यूल्स का कंजप्शन ज्यादा करना स्टार्ट कर देते हैं, उस केसेस में लिपिड आपकी बॉडी में डिपोजिट होना शुरू हो जाता है, और वही जो डिपोजिट होगा उसी फॉर्म को बेसिकली हम कीटोन बॉडीज के नाम से जानते हैं, जो कि
ये आपके स्टोर फॉर्म में होते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा भी काम कर सकते हैं जब आपकी बॉडी में स्टार्वेशन कंडीशन हो या फिर आपका बॉडी का एनर्जी लेवल कम हो। उस टाइम पे ये आपके लिए एनर्जी का भी काम करते हैं। कभी कभी ये आपके लिए हानिकारक भी हो सकते हैं। राइट, तो नेक्स्ट अब देख लेते हैं लिपिड के मेटाबॉलिज्म के लिए। लिपिड मेटाबॉलिज्म का मतलब ही होता है दैट इज द कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म मींस सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन। राइट, तो लिपिड मेटाबॉलिज्म के लिए आपका क्या है कि ये इसमें दोनों प्रोसेस इन्वॉल्व हो जाती है, ब्रेकडाउन का भी और सिंथेसिस का भी। सो बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स जो होता है वो आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो जाती है लिपिड के सिंथेसिस के लिए। और ये सारा का सारा जो प्रोसेस होता है वो FAS मींस फैटी एसिड सिंथेज एक एंजाइम होता है जिसके हेल्प से ये किया जाता है। तो फैटी एसिड सिंथेज जो होता है वो दो फॉर्म में पाया जाता है, दैट इज फैटी एसिड फर्स्ट एंड सेकेंड। सवाल आपसे यही से बन जाता है। फर्स्ट वाला जो होता है वो पूरे एनिमल्स में, फंगाई में एंड साइनोबैक्टीरिया में और माइकोबैक्टीरिया में क्या होता है, पाया जाता है। ये सारा इसका एग्जांपल किसका है, FAS फास, फास के नाम से बोलते हैं इसको, फैटी एसिड सिंथेज। तो इस वाले जो ये जो एंजाइम होता है जो कि फैटी एसिड सिंथेसिस में क्या करता है, मेजर रोल प्ले करता है। इसका दो क्लास होता है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट वाला जो क्लास होगा किस में पाया जाएगा, वर्टिब्रेट मींस एनिमल्स में, इसके साथ साथ में आपका बैक्टीरिया फंजाई में, और उसके बाद साइनोबैक्टीरिया और माइकोबैक्टीरिया में। जबकि सेकंड जो क्लास होता है वो सारा का सारा प्लांट में पाया जाता है और बाकी आपके जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें ये पाया जाता है। तो कभी कभी आपसे सवाल यही बन जाता है कि फास्ट फर्स्ट किस में पाया जाता है या फास्ट सेकंड किस में पाया जाता है। तो आप ध्यान रखिए, प्लांट और बैक्टीरिया किस में पाया जाएगा, दैट मीन्स सेकेंड फॉर्म पाया जाता है, जबकि बाकी सब में क्या पाया जाएगा, फर्स्ट फॉर्म पाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको इसको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। बायोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है, अगर एनिमल सेल्स और ईस्ट सेल्स की अगर हम बात करें तो वो कहाँ पे होगा, दैट इज साइटोप्लाज्म में होगा। यहाँ से भी सवाल आपसे कई बार बने हुए हैं, तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान में रखिए। साइटोप्लाज्म वो प्लेस है या वो एरिया है जहाँ पे आपका बायोसिंथेसिस की प्रोसेस परफॉर्म होती है, किस केस में, एनिमल सेल्स में और ईस्ट सेल्स में। लेकिन जैसे ही अगर हम प्लांट की बात अगर करते हैं तो प्लांट में कहाँ पे पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा रीजन में। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको ये पॉइंट एग्जाम में जरूर दे करके जाएगा, आप अच्छे से इसको ध्यान रखिए। इन्वॉल्व टू स्टेप एडिशन ऑफ टू कार्बन। जब भी आपका फैटी एसिड सिंथेसिस होती है तो वहां पे स्टेप बाय स्टेप रिएक्शंस होते हैं और वहां पे एक साइकिल में दो कार्बन क्या किए जाते हैं, ऐड किए जाते हैं। जितना आपको लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन बनाना होता है उतने आपके कार्बन को क्या करना है, ऐड करना होता है। सपोज अगर आपको कोई 14 कार्बन का फैटी एसिड अगर आपको बनाना है तो यहाँ पे 14 कार्बन को ऐड करने के लिए क्या है, 6 साइकिल चलेगा। कितना चलेगा, 6 साइकिल। एक साइकिल में दो कार्बन ऐड किए जाते हैं, दो कार्बन का एक वैसे पहले से ही सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होता है, तो 6 दूनी के 12 कार्बन ये, और दो कार्बन का जो सबस्ट्रेट होता है उसके ऊपर ये ऐड होता जाता है। राइट, तो जितना नंबर ऑफ कार्बन आपको यहाँ पे बनाना होता है उसको आप 2 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाती है, दैट इज 7, और उसमें से एक माइनस कर देंगे तो वो आपका निकल जाएगा क्या, दैट इज द नंबर ऑफ अ साइकिल। तो जितने लॉन्ग, सपोज अगर आपको कोई 20 कार्बन का आपको बनाना होगा फैटी एसिड, तो वहां पे आप क्या करेंगे, 20 डिवाइड बाई 2 मीन्स 10, और 10 में से अगर आप माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज 1 मीन्स 99 जो होगा वो आप क्या करेगा, साइकिल चलेगा। तो 18 कार्बन वहां पे आपके बनेंगे। ओके, तो इस तरीके से आपका लिपिड बायोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। और यहाँ पे स्टाइल कोएंजाइम ए जो होता है वो, यही जो दो कार्बन जो ऐड हो रहा है वो दो कार्बन का डोनर कौन होता है, स्टाइल कोएंजाइम ए। ये आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है कि विच मॉलिक्यूल कैन डोनेट 2 कार्बन फॉर द लिपिड बायोसिंथेसिस। तो उसके लिए आंसर क्या है, दैट इज स्टाइल कोएंजाइम ए। और फैटी एसिड की जो बायोसिंथेसिस की जो पाथवे होती है वो कॉमन पाथवे होती है, रूल को कुछ फॉलो करती है, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये आपका टोटल एक जो साइकिल होती है वो 7 स्टेप का क्या होता है, प्रोसेस होती है। 7 स्टेप ये कॉमनली चलते हैं एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, और एक साइकिल अगर आपकी कंप्लीट होती है तो वहां पे दो कार्बन क्या होते हैं, ऐड किए जाते हैं। ये बात को आप ध्यान में रखिए। तो एक साइकिल मीन्स पर साइकिल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज 2 कार्बन। राइट, और एक साइकिल को चलाने के लिए ये 7 स्टेप जो आपको यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं, ये सातों स्टेप क्या होते हैं, परफॉर्म होते हैं। पहला स्टेप जो होता है एसिटाइल कोएंजाइम, जो कि आपका क्या है, दो कार्बन का कंपाउंड होता है। यहाँ पे आपका एटीपी खर्च होती है, बाई कार्बोनेट यहाँ पे आपका बायोटीन जो होगा वो कोफैक्टर होता है। एसिटाइल कोएंजाइम एक कार्बोजिलेस एंजाइम होता है जिसके थ्रू आपका यहाँ पे एक कार्बन का एडिशन होकर के 3 कार्बन का कंपाउंड बनेगा, मेनोलिन कोएंजाइम ए। फिर इसके बाद आपका क्या बनेगा, एसीपी, और फिर ये एसीपी से फिर क्या बनेगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए। इस
तरीके से आपके जो 7 स्टेप्स यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं, दैट इज द कंडेंसेशन, रिडक्शन, डिहाइड्रेशन और रिडक्शन, ये सब होते हुए यहाँ पे 2 कार्बन का क्या होता है, एडिशन हो जाता है। यही साइकिल बार बार क्या होती है, आपकी रिपीट होती रहती है जब भी आपको फैटी एसिड की सिंथेसिस करानी होती है। तो ये कॉमन पाथवे है, दैट मीन्स फैटी एसिड का जो सिंथेसिस है वो क्या है, दैट इज द, इसमें हर बार हर साइकिल में 2 कार्बन क्या किए जाते हैं, ऐड किए जाते हैं, और वो 2 जो कार्बन होता है वो देता कौन है, स्टाइल कोएंजाइम ए, और एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए 7 स्टेप यहाँ पे क्या होते हैं, बनते हैं, राइट। तो इस हिसाब से अगर आपको यहाँ पे देखा जाए कि सपोज 7 साइकिल यहाँ पे चला हुआ है, तो इसका मतलब जो यहाँ पे फैटी एसिड बनेगा वो कैसा बनेगा, दैट इज 16 कार्बन का। 7 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 14 हो जाएगा, प्लस 2 कार्बन पहले का रहेगा तो 16 कार्बन का यहाँ पे बनेगा। मैंने पहले ही बताया कि जितना नंबर ऑफ कार्बन का आपको फैटी एसिड बनाना है उसको क्या करिए, पहले आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 से डिवाइड करने के बाद जो भी आपका यहाँ पे नंबर आएगा उसको उसमें से क्या करिए, 1 माइनस कर दीजिए। ये जो नंबर निकल करके आएगा यही आपका क्या होगा, साइकिल का नंबर होगा। तो यहाँ पे 7 स्टाइल कोएंजाइम लगा, मतलब 7 साइकिल ये चली हुई है। 7 आपके क्या लगेंगे, CO2 लगेंगे, 7 क्या लगेगा आपका ATP, और 7 क्या लगेंगे, H2O। तब जाकर के ये 16 कार्बन के कंपाउंड का क्या हुआ है, सिंथेसिस जाकर के होता है। तो ये सिंथेसिस अगर एनिमल सेल्स की बात करें तो कहाँ पे होगा, साइटोप्लाज्म में, और प्लांट सेल्स की बात करें तो कहाँ पे होगा, क्लोरोप्लास्ट में। तो इस तरीके से बायोसिंथेसिस के लिए आपको जो ध्यान देने वाली चीज है वो यही है कि बायोसिंथेसिस के लिए जो फैटी एसिड सिंथेज एंजाइम है वो सबसे मेजर रोल प्ले करता है। ये सारा का सारा जो प्रोसेस देख रहे हैं ये सारा किससे होगा, FAS से होगा। और ये 2 कैटेगरी का होता है, 1 and 2। तो 1 कहाँ पे पाया जाता है, दैट इज द एनिमल में, फंजाई में, साइनोबैक्टीरिया में, माइकोबैक्टीरिया में, जबकि 2 कहाँ पे पाया जाता है, प्लांट एंड बैक्टीरिया में। तो इस तरीके से आपको अच्छे से ध्यान देना है, राइट। अब आते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन पे, दैट मींस ब्रेक डाउन पे। तो ऑक्सीडेशन को लेकर के सबसे ज्यादा जो सवाल आपसे बनते हैं बीटा ऑक्सीडेशन से। तो बीटा ऑक्सीडेशन क्या होता है कि नॉर्मली जो आपका ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है लाइक एजीए, और इसके साथ में आपके ये हाइड्रोकार्बन जो चेन आपके जुड़े होते हैं। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप से पहला वाला जो कार्बन होता है उसको आप क्या बोलते हैं, दैट इज द अल्फा। इसके बाद दूसरा वाला जो कार्बन होगा वो क्या होगा, दैट इज द बीटा। तो इसी का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, इसीलिए आप इसको बीटा ऑक्सीडेशन के नाम से जानते हैं। तो पहला सवाल आपसे कहाँ पे होता है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया में ज्यादातर पाया जाता है, बट ये पेरोक्सिसोम में भी पाया जा सकता है, राइट। जो बीटा ऑक्सीडेशन होता है वो पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है। यहाँ पे क्या होगा, वहां पे एडिशन हुआ था, यहाँ पे रिमूवल होगा 2 कार्बन का फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एंड ऑफ फैटी एसिड्स। सो ये वाला आपका कार्बोक्सिलिक एंड होगा, यहाँ से आपका 2 कार्बन क्या होता है, हर साइकिल में रिमूवल होता हुआ चला जाता है। फैटी एसिड एक्टिवेशन स्टाइल कोएंजाइम सिंथेसिस, ये आपका जो फैटी एसिड जो पहले जो एक्टिवेट होगा उस एक्टिवेशन की जो प्रोसेस होती है वो कौन करता है, सिंथेटेज एक एंजाइम है, स्टाइल कोएंजाइम ये परफॉर्म करता है। जैसा कि आपने वहाँ पे फास्ट के बारे में देखा था, यहाँ पे ये होता है। और ये जो फैटी एसिड का एक्टिवेशन होगा इसके डिग्रेडेशन होने के लिए कहाँ पे पाया जाएगा, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि फैटी एसिड जब कोएंजाइम ए से एटीपी के साथ में रिएक्ट करके बनाएगा तो आपका ये क्या कहलाएगा, स्टाइल कोएंजाइम ए। इसी को आप बोलते हैं एक्टिवेटेड फैटी एसिड, जो कि अब डिग्रेड होने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रियल की मेम्ब्रेन है, ये आपका साइटोप्लाज्म है। तो फैटी एसिड जो कोएंजाइम ए होगा पहले आपका ये बनेगा, और ये फैटी एसाइल में कन्वर्ट हो जाता है। फिर फैटी एसाइल क्या होती है, मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट होती है, तब जाकर के यहाँ पे आपका डिग्रेडेशन का प्रोसेस चलता है। तो आपने देखा कि जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है बीटा ऑक्सीडेशन का, वो कहाँ पे पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और उसके लिए फैटी एसिड की जो एक्टिवेशन होती है वो कहाँ पे होती है, दैट इज द साइटोप्लाज्म में। और ये पूरा आपका जो प्रोसेस है बीटा ऑक्सीडेशन का, इसको हम लोग इस कैटेगरी में क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं 4 स्टेज में, दैट इज ऑक्सीडेशन, फिर हाइड्रोलिसिस, फिर ऑक्सीडेशन, फिर थायोलिसिस। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कि ये प्रोसेस आपके क्या बताते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि स्टाइल कोएंजाइम जो ए है वो आपका क्या करेगा, यहाँ पे FAD से कन्वर्ट हो जाता है FADH2 में, और यहाँ पे ये एंजाइम्स की हेल्प से क्या बनाता है, ये आपका फॉर्म बना लेता है। फिर इसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस होता है तो फिर आपका ये बन जाएगा। फिर इसके बाद इसका ऑक्सीडेशन होगा तो फिर आपका ये बन जाएगा। फिर इसके बाद थायोलिसिस होती है तो आपका ये बन जाता है। मतलब अब यहाँ से 2 कार्बन क्या हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है। तो जो भी कार्बन आप लेकर के चले हुए थे उसमें से आपका 2 कार्बन का क्या हो चुका है, रिमूवल हो चुका है। तो यही साइकिल बार बार चलती रहती है, इसी को आप क्या बोलते हैं, दैट इज द बीटा ऑक्सीडेशन। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं
हैं कि ये आपका कार्बोक्सिलिक टर्मिनल है और इस कार्बोक्सिलिक टर्मिनल का पहला जो कार्बन है उसको क्या बोलते हैं, अल्फा, और इसको क्या बोलते हैं, बीटा। तो चूंकि आपका ये बीटा ऑक्सीडेशन होता है, मतलब यही वाला बॉन्ड ब्रेकआउट होता है, 2 कार्बन आपके रिमूव होते हैं कार्बोक्सिलिक टर्मिनल से, इसीलिए इसको आप बीटा ऑक्सीडेशन के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे स्टेप्स कितने हैं, 4, जबकि आपका सिंथेसिस के लिए स्टेप्स कितना था, 7। वहां पे एंजाइम क्या था, फास्ट, यहाँ पे एंजाइम क्या है, स्टाइलको एंजाइम है, सिंथेटेज, राइट। तो इसी तरीके से डिफरेंस भी आप अच्छे से समझते रहिए, राइट। इसके बाद पेरोक्सिसोमल में भी बीटा ऑक्सीडेशंस होते हैं और उसके लिए भी, और इसके बाद अल्फा ऑक्सीडेशंस भी आपका होता है। पेरोक्सिसोम ऑक्सीडेशंस में और माइटोकॉन्ड्रिया के ऑक्सीडेशंस में बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है। पेरोक्सिसोमल का जब ऑक्सीडेशन होता है, पहली चीज तो आप ये जानिए कि इस वाले में वो वाले फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होगा जो कि क्या होंगे, आपके ब्रांच होंगे और अनसैचुरेटेड होंगे, राइट। जबकि यहाँ पे जो होगा वो नॉर्मल तरीके के फैटी एसिड का होता है। यहाँ पे डिफरेंस ये होता है कि पेरोक्सिसोम में वाटर से डायरेक्टली क्या बनता है, H2O2 बनता है, और इस H2O2 को फिर कैटालेज एंजाइम के थ्रू क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, दैट इज द H2O में। तो ये यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, जबकि यहाँ पे डायरेक्टली सिर्फ H2O का ही सिंथेसिस होती है। ये मेजर आपका क्या होता है, डिफरेंस होता है पेरोक्सिसोम्स में और माइटोकॉन्ड्रिया में। तो मेजॉरिटी में कहाँ चलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, सम टाइम पे कहाँ चलेगा, पेरोक्सिसोम में। पेरोक्सिसोम में सिर्फ ऐसे फैटी एसिड का डिग्रेडेशन होगा जो कि आपके क्या होंगे, अनसैचुरेटेड होंगे और ब्रांच वाले होंगे। और बाकी आपका ये डिफरेंस है। अल्फा ऑक्सीडेशन रेयर केसेस में होते हैं, दैट मींस ये यहाँ पे ज्यादा नहीं होता, आपका सिर्फ बीटा ऑक्सीडेशन से ही सवाल